आज की हमारी चर्चा का विषय है हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद। हालांकि ये बड़ा विचित्र विरोधाभासी तथ्य है कि एक तरफ हम जहां हॉब्स को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का जनक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से विचारकों ने, प्रोफेसर डनिंग, प्रोफेसर सेबाइन और कुछ समसामयिक विचारकों जैसे माइकल ऑक्सफोर्ड, गाथियर, जॉन रॉल्स आदि ने उसके चिंतन में व्यक्तिवादी तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया है। ये दो विरोधी विचारधाराएं जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों को परिभाषित करती हैं, इन दोनों विरोधी विचारधाराओं का अच्छा मिश्रण या समन्वय हॉब्स के चिंतन में मिलता है। इससे पहले कि हम ये जानें कि हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद कहाँ-कहाँ किस रूप में मुखरित हुआ है, ये जान लेना उपयोगी होगा कि व्यक्तिवादी विचारधारा है क्या। 19वीं शताब्दी की विचारधारा है व्यक्तिवाद, जिसकी अभिव्यक्ति जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के विचारों में हुई है। व्यक्तिवाद की मूल मान्यता ये है कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका अस्तित्व, उसका विवेक और उसके अधिकार अन्य सभी संस्थाओं, जिनमें राज्य भी शामिल है, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे, वो ये मानता है कि हर व्यक्ति स्वयं में एक अनुपम प्राणी है। हर व्यक्ति में अलग तरह के गुण हैं, अलग तरह की योग्यताएं हैं, अलग तरह की प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियों को, इन गुणों को राज्य को और समाज को सम्मान देना चाहिए। तीसरे, व्यक्तिवाद ये मानता है कि समाज और राज्य सहित विभिन्न संस्थाएं जो हम आधुनिक समाज में देखते हैं, ये सभी मनुष्य द्वारा निर्मित हैं और मनुष्य के द्वारा ही संचालित है। इसलिए व्यक्ति स्वयं में साध्य है। ये विभिन्न संस्थाएं उसका साधन है, उसकी आवश्यकता, उसके अधिकारों, उसके वजूद की पूरक है, उसकी प्राप्ति का साधन है। साथ ही उदारवाद या व्यक्तिवाद के अंतर्गत ये माना गया कि हर व्यक्ति अपने हित का, अपने जीवन का स्वयं सबसे अच्छा निर्णायक है। इसलिए राज्य या समाज को उसे अनुचित रूप में निर्देशित करने या उसके जीवन में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करना चाहिए। लेसिस फेरे की नीति में विश्वास रखता है व्यक्तिवाद, जिसका मतलब है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को उतने ही कार्य करने चाहिए जितना जीवन की रक्षा के लिए, व्यक्ति के वजूद के लिए, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। व्यक्तिवाद जब आर्थिक रूप में अभिव्यक्त हुआ तो वो पूरी तरह आर्थिक स्वतंत्रता का पक्ष लेता है और आर्थिक जीवन में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। उसकी मान्यता है कि जितना ज्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता,
उतना ज्यादा वो अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधनों को जुटाएगा, उनका संरक्षण करेगा, उनका विकास करेगा। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाज में प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिस प्रतिस्पर्धा में योग्यतम लोगों की जीत होगी, यानी योग्यतम लोग समृद्धि की तरफ अग्रसर होंगे और अपने साथ साथ समाज की समृद्धि के भी कारक बनेंगे। अगर राज्य के द्वारा ही सारे आर्थिक कार्य संपन्न कर दिए जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर कार्य का उत्साह समाप्त हो जाएगा, कार्य का पहल करने की क्षमता धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है कि राज्य आर्थिक जीवन में कम से कम व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। ये व्यक्तिवादी विचारधारा 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई, लेकिन जब उसे समाजवाद के द्वारा चुनौती मिलने लगी, ये माना गया कि आर्थिक स्वतंत्रता और असीमित प्रतिस्पर्धा समाज में शोषण को जन्म देती है, वर्ग विभाजन को बढ़ाती है, साधनहीन और साधन संपन्न लोगों का वर्ग उदित होता है, जिसके पास संपत्ति है, आर्थिक साधन है, वो साधनहीन लोगों का शोषण करने की स्थिति में आ जाता है। ये चुनौती समाजवाद के द्वारा दी गई, लिहाजा व्यक्तिवाद ने अपनी कठोरता को कम किया और 20वीं शताब्दी में वो उदारवाद के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो महत्व दिया गया, लेकिन साथ ही साथ राज्य के दायित्व को सिर्फ निषेधात्मक राज्य से आगे बढ़ाकर, पुलिस राज्य से आगे बढ़ाकर, शांति सुरक्षा सुव्यवस्था की स्थापना के कार्य से आगे बढ़ाकर उन लोगों की रक्षा, उन लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई जो इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। उदारवाद जब विकसित हुआ तो वो नव उदारवाद के रूप में हमारे सामने आया। 1990 के दशक के बाद दुनिया भर में उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो लहर चली, उस लहर में नव उदारवाद हमें दिखाई देता है, जो फिर परिणाम था समाजवाद की पराजय का। पूंजीवाद या व्यक्तिवाद का ही जो आर्थिक रूप है वो पूंजीवाद है, उसका परिणाम पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद और समाजवाद में जो प्रतिस्पर्धा दुनिया भर में देखी गई कई दशकों तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, सोवियत संघ का पराभव हो गया। ये मान लिया गया कि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद तथा समाजवाद की लड़ाई में विजय मिली है पूंजीवाद। लिहाजा उदारवाद फिर अपने नए रूप में सामने आता है और इस नए रूप में फिर से आर्थिक प्रतिस्पर्धा को स्थान मिलता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है, ये मानते हुए कि आर्थिक समृद्धि ही दुनिया भर की मुश्किलों को कम करने का सबसे बड़ा साधन होगी, सबसे बड़ा तो व्यक्तिवाद की इन मान्यताओं को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि हॉब्स की चिंतन में भी व्यक्तिवाद के तत्व मुखर रूप में सामने है। व्यक्तिवाद की किन मान्यताओं के बारे में आपने जाना कि व्यक्ति ही केंद्रीय तत्व है, एक नैतिक प्राणी के रूप में उसके विवेक का, उसके अधिकारों का और उसके अस्तित्व का सबसे ज्यादा महत्व है। राज्य की तुलना में
व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, समाज साधन है। व्यक्ति और राज्य के संबंधों को परिभाषित करती है ये विचारधाराएं। व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, जिसको निरंकुश संप्रभुतावाद भी कहते हैं, समाजवाद, अराजकतावाद, ये जो तमाम राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो व्यक्ति और राज्य के संबंधों को परिभाषित करती है। तो व्यक्तिवादी विचारधारा जो 19वीं शताब्दी में दुनिया के सामने आई, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और स्पेंसर के विचारों के साथ, वो क्या मानती है कि व्यक्ति प्रमुख है, व्यक्ति साध्य है और राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जितना कम हस्तक्षेप राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होगा उतना ही ज्यादा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होगा, उसके अंदर पहल की क्षमता का विकास होगा और आर्थिक क्षेत्र में वो समृद्धि को प्राप्त कर सकेगा। क्यों? क्योंकि राज्य की तुलना में व्यक्ति अपने हितों को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, जानता है, उसका निर्णय कर सकता है, वो अपने जीवन का भाग्य विधाता स्वयं है। तो राज्य को लेसेस फेरे की नीति पर चलना चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति पर चलना चाहिए और आर्थिक जीवन में तो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिवाद की इस मान्यता को आगे डेवलपमेंट मिला उदारवाद और नव उदारवाद में, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत, उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिवाद की कठोरता को कम करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता साध्य है, अधिकार साध्य है, राज्य को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता के उपयोग की छूट देनी चाहिए, लेकिन योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर राज्य नहीं चल सकता, क्योंकि राज्य को उन कमजोर लोगों का भी ध्यान रखना होगा जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे, जिनमें इतनी योग्यता और क्षमता नहीं है कि वो इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा कर सके, आगे बढ़ सके। इसलिए अब तक राज्य की जो भूमिका निषेधात्मक राज्य की थी, पुलिस राज्य की थी, केवल शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने तक सीमित थी, वो भूमिका अब उसे छोड़नी होगी और कल्याणकारी भूमिका को अपनाना होगा, ऐसा उदारवाद के अंतर्गत कहा गया। और नव उदारवाद में इससे आगे बढ़ते हुए फिर यू टर्न होता है और माना गया कि आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर समाज को ले जाने के लिए राज्य को आर्थिक जीवन में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, व्यक्ति को छोड़ देना होगा कि वो अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को संपन्न कर सके। यही वजह है कि नव उदारवादी युग में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एनजीओज, स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहल पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाद से नव उदार तक के विकास की जो झलक थी वो मैंने आपको बताई। अब ये देखना है कि हॉब्स के चिंतन में ये तत्व किन रूपों में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्तिवाद की इस मूल मान्यता के अनुसार कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है एक नैतिक प्राणी के रूप में। हर व्यक्ति यूनिक है, अनुपम है, योग्यता के लिहाज से, अस्तित्व के लिहाज से, गुणों के लिहाज से। केंद्रीय विषय क्या है व्यक्तिवाद का? व्यक्ति। जब हम इस मान्यता के आधार पर हॉब्स के चिंतन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हॉब्स के चिंतन में भी केंद्रीय तत्व व्यक्ति ही है, क्योंकि उसने अपने चिंतन का प्रारंभ कहां से किया है?
जब वो निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित करता है अपने विचारों की पुष्टि के लिए, तो वो कहां से शुरू करता है? मानव स्वभाव की विवेचना से शुरू करता है। वो खुद भी ये कहता है कि राजनीतिक समाज के हर अध्ययन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? व्यक्ति के अध्ययन से शुरू होनी चाहिए। उसका मंत्र क्या था? नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, व्यक्ति को जानो। तो इस दृष्टि से हॉब्स व्यक्तिवादी है, क्योंकि उसने अपने चिंतन का केंद्र बिंदु, प्रारंभ बिंदु व्यक्ति को बनाया है, समाज या राज्य को नहीं। दूसरे, व्यक्तिवाद अधिकारों की बात करता है, व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। और अधिकारों की दृष्टि से अगर हम हॉब्स के चिंतन को विश्लेषित करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हॉब्स ने भी अधिकारों की चर्चा की है। किन अधिकारों की? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, उन अधिकारों की चर्चा वो करता है। यानी प्रारंभिक तौर पर वो मानता है कि राज्य या समाज के बिना भी व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त थे। यानी प्रकारांतर से वो ये मानता है कि अधिकार व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, जैसा कि आधुनिक समय में भी माना जाता है कि जीवन के साथ ही व्यक्ति को उसके अधिकार मिल जाते हैं, क्योंकि अधिकार उन परिस्थितियों का नाम है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो वो अपरिहार्य परिस्थितियां जो अधिकारों के रूप में जानी जाती हैं, वो राज्य और समाज के बनने से पहले भी मौजूद थी, ऐसा हॉब्स मानता है और उनको प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा देता है। प्राकृतिक अधिकार हॉब्स के चिंतन में किस रूप में मौजूद थे? कि हर व्यक्ति को वो सब कुछ करने की स्वतंत्रता थी जो उसके जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को चलाने के लिए जरूरी था। इस मामले में हर व्यक्ति समान था, स्वतंत्र था, क्योंकि सबको अपने जीवन की रक्षा के लिए जो भी कार्य करने आवश्यक है, उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता थी। ये बात और है कि उन अधिकारों की वजह से प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष भी होते थे। लेकिन जहां तक अधिकारों की बात है, हॉब्स के चिंतन में प्राकृतिक अधिकारों के रूप में वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्वतंत्रता के रूप में और समानता के रूप में भी। समानता के रूप में कैसे? आज हम जिन दो महत्वपूर्ण अधिकारों की बात करते हैं, उनमें स्वतंत्रता और समानता बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता तो थी ही हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में, समानता भी थी। कैसे? हॉब्स कहता है कि शक्तियों की दृष्टि से हर व्यक्ति समान था। थोड़ी बहुत बौद्धिक और शारीरिक क्षमता में अंतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर देखने पर क्या दिखाई देता है? हॉब्स ये कहता है कि सभी लोग शक्तियों की दृष्टि से समान थे। तो व्यक्तिवाद की जो अधिकारों की धारणा है, वो हॉब्स के चिंतन में हमें मिलती है, इसलिए उसे व्यक्तिवादी विचारक माना जा सकता है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरे, प्राकृतिक अवस्था में जिन प्राकृतिक कानूनों की चर्चा की है हॉब्स ने, वो भी उसके व्यक्तिवाद को पुष्ट करते हैं। किस रूप में? कि व्यक्तिवाद में क्या माना गया कि मनुष्य का विवेक महत्वपूर्ण है। विवेक तत्व व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अहम है और इस विवेक को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी महत्व मिलना चाहिए। इस विवेक के विकास का अवसर मिलना चाहिए,
व्यक्तिवाद ये मानता है। हॉब्स ने भी इस विवेक को महत्व दिया है प्राकृतिक कानूनों की धारणा के अंतर्गत। उसने कहा कि राज्य और समाज के बनने से पहले भी कुछ नियम थे, और वो नियम किस पर आधारित थे? विवेक पर आधारित थे, जिसको उसने शांति की धाराएं कहा। और ये कहा कि सामान्य सा विवेक ये था कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा अपने साथ चाहते। तो उसकी इस प्राकृतिक कानून की धारणा से भी ये स्पष्ट होता है कि विवेक को महत्व देने के कारण, प्राकृतिक कानून की धारणा में विवेक को महत्व दिया गया, और विवेक को महत्व देने के कारण व्यक्तिवाद की पुष्टि होती है उसके चिंतन। अब तीसरी बात देखते हैं कि हॉब्स के चिंतन में और कहाँ व्यक्तिवाद है, कैसे है। वो मानता है कि राज्य एक बनाई हुई संस्था है। व्यक्तिवाद भी मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति के द्वारा किया गया, एक साधन के रूप में, आवश्यकता पूर्ति के साधन के रूप में। हॉब्स एक संविदावादी विचारक है और ये मानता है प्रारंभिक तौर पर कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा सोच विचार कर आपस में समझौते के द्वारा किया। यानी आदर्शवादियों की तरह व्यक्तिवाद ये नहीं मानता कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, बल्कि वो मानता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक साधन है। किसका साधन? व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। लोगों ने समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण क्यों किया? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में नियम तो थे, लेकिन उन नियमों का पालन कराने वाली कोई बाध्यकारी सत्ता नहीं थी, जिसकी वजह से संघर्ष और अराजकता की स्थिति थी। उस अराजकता को दूर करने के लिए लोगों ने एक मीन्स के रूप में, एक साधन के रूप में संप्रभु सत्ता को जन्म दिया, और उस संप्रभु सत्ता से युक्त राज्य के बने रहने का आधार सिर्फ और सिर्फ यही है कि राज्य व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, उपयोगी है। आजकल ये जो कहा जाता है कि राज्य के प्रति भक्ति भाव रखना व्यक्ति का कर्तव्य है, उसे भक्ति भाव रखना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए शासक के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति। हॉब्स इस निष्ठा की बात स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि संप्रभु नागरिकों के भक्ति भाव का अधिकारी नहीं है। लोग उसके आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों के लिए जरूरी है, और जरूरत को ध्यान में रखकर ही लोगों ने खुद उसे बनाया है। लोग उसके निर्माता हैं। किसके? राज्य के, संप्रभु के। इसलिए राज्य साध्य नहीं है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बल्कि साधन है। वेपर क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति राज्य का लक्ष्य है हॉब्स के चिंतन में। और इस दृष्टि से हॉब्स व्यक्तिवादी है। अगला तत्व हम देखते हैं जो व्यक्तिवाद को पुष्ट करता है हॉब्स के चिंतन में, वो ये है कि हॉब्स ये मानता है कि राज्य की सत्ता का निर्माण व्यक्तियों की आपसी सहमति से हुआ है। यानी लोग राज्य को बनाने वाले हैं। राज्य का औचित्य, राज्य की उपयोगिता ही उसके अस्तित्व का आधार है, और राज्य का औचित्य इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसे सत्ता सौंपी है। किस लिए सौंपी है? ताकि वो शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर सके, लोगों के जीवन की रक्षा कर सके। यानी सत्ता का स्रोत व्यक्ति है।
संप्रभु को उसके अधिकार किसी ईश्वर ने नहीं दिए, उसने खुद प्राप्त नहीं किया, बल्कि लोगों ने आपस में समझौता करके आपसी सहमति से उसको अधिकार दिए हैं। ये बात और है कि एक बार सत्ता मिल जाने के बाद वो संप्रभु निरंकुश बन गया। तो वे पर क्या कहते हैं कि राज्य को अल्टीमेटली उसकी नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है। तो ये बात भी हॉब्स को व्यक्तिवादी सिद्ध करती है, क्योंकि राज्य के निर्माण का केंद्र बिंदु वो किसको मानता है? व्यक्ति को मानता है, व्यक्ति की सहमति को मानता है, उसकी सहमति को महत्व देता है। सहमति आधार के रूप में कार्य करती है राज्य के निर्माण के पीछे। किसकी सहमति? व्यक्तियों की सहमति। इससे भी आगे बढ़कर हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का भी अधिकार है। व्यक्तिवाद जब उग्र रूप में सामने आता है तो क्या कहता है कि चूंकि साध्य व्यक्ति है, राज्य साधन है, तो अगर साधन राज्य की सत्ता व्यक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम रह रही है, यानी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो लोगों को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो उसकी सत्ता को समाप्त कर दें, उसकी सत्ता के प्रति विद्रोह कर दें और उसके स्थान पर नई सत्ता की स्थापना करें। ये व्यक्तिवाद का एक्सट्रीम रूप है। विद्रोह का अधिकार, जनता को आलोचना का अधिकार। हॉब्स भी इस अधिकार को सीमित रूप में जनता को देता है। सामान्य रूप में तो वो मानता है कि संप्रभु एक बार जब बन गया, समझौते के बाद जब राज्य की सत्ता उदित हो गई, तो व्यक्ति को सामान्यतया उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संप्रभु जो आदेश देगा वही कानून है, वही उचित अनुचित न्याय अन्याय सबका निर्धारण करेगा। तो जिस संप्रभु सत्ता को लोगों ने खुद बनाया, उसके आदेशों को मानने से वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक स्थिति में लोग उसके आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं, लोग उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। कौन सी स्थिति? अगर संप्रभु उसके जीवन की रक्षा करने में विफल हो जाता है, या ऐसा कोई आदेश जारी करता है जिस आदेश की वजह से उसका जीवन संकट में पड़ता है। जैसे हॉब्स ये लिखता है कि अगर संप्रभु एक व्यक्ति को अपने आप को ही मार डालने या उस पर जो आक्रमण कर रहा है उसका विरोध ना करने, या भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन से मना करता है, यानी संप्रभु अगर आदेश देता है किसी व्यक्ति को कि तुम ये दवा मत लो, तुम ऐसा भोजन मत करो जिस भोजन पर, जिस दवाई पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो ऐसे आदेश को मानने से व्यक्ति मना कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर संप्रभु के आदेश को मानने से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। जो व्यक्ति दवाइयों पर जीवित है और शासक ये कहे कि तुम दवाइयां मत लो, यानी दवाइयों को प्रतिबंधित कर दे, तो ऐसा करना उसके जीवन पर कुठाराघात करना होगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति संप्रभु के आदेशों को मानने से मना कर सकता है। यानी हॉब्स के चिंतन में जीवन का अधिकार, आत्म सुरक्षा का अधिकार जो व्यक्ति का है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस अधिकार की रक्षा के लिए संप्रभु की सत्ता के अगेंस्ट विद्रोह भी किया जा सकता है। और आज भी हम ये मानते हैं, आप ये देखते हैं कि कैसे मानवाधिकारों की जो विश्वव्यापी धारणा है या मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है, उसमें जीवन के अधिकार को किसी भी सत्ता के द्वारा किसी भी परिस्थिति में अनुल्लंघनीय माना गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के तहत जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, उसमें
आर्टिकल 20 और 21 जो जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को उपलब्ध कराते हैं, उनका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता। अन्य अधिकार आपातकाल में प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, राज्य उन पर रोक लगा सकता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक, उसको सीमित, उसको प्रतिबंधित, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे परिस्थिति आपातकालीन ही क्यों ना हो। तो इस जीवन के अधिकार के महत्व को हॉब्स के चिंतन में स्वीकार किया गया है, जो व्यक्तिवाद का मूल तत्व है, अधिकारों की धारणा का मूल तत्व है, जिसे प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहां भी व्यक्तिवादी दिखाई देता है हॉब्स, अंतिम रूप में, न कि संप्रभुतावादी। वो ये भी कहता है कि संप्रभु को शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का काम ही प्राथमिक तौर पर करना चाहिए। यानी हॉब्स ने जिस संप्रभु सत्ता की धारणा को प्रतिपादित किया है, समझौते के बाद जिस राज्य सत्ता का उदय होता है, उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, मुख्य कार्य क्या है? अराजकता को समाप्त करना, अशांति को समाप्त करना, अव्यवस्था को समाप्त करना। और ये जो विचार है वो व्यक्तिवाद की पुलिस राज्य की धारणा के अनुरूप है। उसके चिंतन में संप्रभु की जो धारणा है, राज्य के कार्य की जो धारणा है, वो आधुनिक पुलिस राज्य की धारणा के समान है, जो व्यक्तिवादी चिंतन में दिखाई देती है। यानी हॉब्स के चिंतन में भी राज्य का, संप्रभु का मुख्य कार्य शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना है, लोगों के जीवन की रक्षा करना है। इन कार्यों के अलावा संप्रभु लोगों को क्रय विक्रय करने, अपने रहने के लिए स्थान का चयन करने, अपने भोजन का चयन करने और अपने व्यापार को चुनने की स्वतंत्रता देता है। हॉब्स ये मानता है कि संप्रभु को लोगों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वैसे ही जैसे व्यक्तिवादी चिंतन में माना गया, हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत माना गया कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और शासक जो कानून बनाता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला नहीं है, बल्कि हॉब्स क्या कहता है कि कानून तो उस बाड़ के समान है जो यात्रियों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर रखने के लिए खड़ी की जाती है। और इसी को इंगित करते हुए वेपर ने कहा कि हॉब्स के चिंतन में व्यक्ति की बुद्धि और उसका अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। तो पुलिस राज्य का जो कंसेप्ट व्यक्तिवाद में मिलता है, या राज्य को कम से कम कार्य करने की जो धारणा व्यक्तिवादी चिंतन में दिखाई देती है, हस्तक्षेप की नीति दिखाई देती है, वो प्रकारांतर से हॉब्स के चिंतन में भी ढूंढने पर मिल जाती है। इन सबके साथ हॉब्स के चिंतन में कुछ आधुनिक विचारक, जैसा आपने जाना, कि मानते हैं कि केवल व्यक्तिवाद ही नहीं बल्कि उदारवाद और नव उदारवाद के तत्व भी हॉब्स के चिंतन में मिलते हैं। जैसे नव उदारवादी व्यवस्था में जो प्रतिस्पर्धा की धारणा मिलती है, आर्थिक जीवन में प्रतिस्पर्धा की,
वो प्रतिस्पर्धा का विचार हॉब्स के चिंतन में प्राकृतिक अवस्था में मिलता है। जब वो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है तो क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की वजह क्या थी? प्रतिस्पर्धा, यश, भय। ये प्रतिस्पर्धा किस लिए थी? निश्चित रूप से जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन यापन के लिए। और ये जो जीवन यापन का लक्ष्य है, ये आर्थिक गतिविधियों से पूरा होता है। यानी प्रकारांतर से आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, शक्ति अर्जन के लिए प्राकृतिक अवस्था में लोग परस्पर प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे। यानी प्रतिस्पर्धा का जो तत्व नव उदारवाद में देखने को मिलता है, व्यक्तिवाद में देखने को मिलता है, वो हॉब्स के चिंतन में भी दिखाई देता है। तो इस तरह से हॉब्स के चिंतन को विश्लेषित करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हॉब्स का चिंतन केवल निरंकुश संप्रभुता का जनक ही नहीं है, बल्कि उसमें व्यक्तिवाद के भी तत्व बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभासी हैं। सेबाइन के शब्दों में कंक्लूड किया जा सकता है कि हॉब्स के चिंतन में जो संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च संप्रभुता की जो धारणा है, निरंकुश संप्रभुता की धारणा है, वो उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। यानी संप्रभु सत्ता का वजूद किसके लिए है? व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए, व्यक्तियों से बनने वाले समाज